हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, लेटेस्ट फैक्ट्स हैं, क्रॉप से रिलेटेड जितने भी, जैसे इंडिया में कितनी क्रॉप्स होती हैं, किसका प्रोडक्शन होता है, कब कब प्रोडक्शन होता है, किस स्टेट में, जैसे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, वीट का किस में होता है, और टोटल प्रोडक्शन किसका होता है। मतलब जितना भी क्रॉप से और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फैक्ट्स है और स्टैटिस्टिक्स है, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में भी, और भी कई सारे एग्जाम्स में, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी, रेलवे में भी। तो देखिए, मैंने कई सारी जगह ढूंढा, लेकिन वो हर जगह जो डेटा होता है वो कुछ ना कुछ उसमें अपडेट की जरूरत होती है। और किसी साइट में 2010 का दिया हुआ है, किसी में 2011 का, तो इसीलिए स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए ये सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की एक आती रिपोर्ट, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। देखिए 2015 की रिपोर्ट है और ये लेटेस्ट डेटा है। ये इससे लेटेस्ट कुछ नहीं है, तो जो भी माना जाएगा डेटा वो इसी से माना जाएगा। ये पॉकेट बुक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसमें हम देखेंगे जो भी अपने मतलब की चीज़ है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे, बैंकिंग, जितना भी अपने मतलब का होगा वो देखेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। ये पहले कुछ एक्रोनिम्स हैं, ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ये आप इसमें एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सबसे पहला चैप्टर है इसमें, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ये। अब इसमें फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ये जीवीए, जैसे अब जीडीपी निकालने के लिए जो जीवीए कैलकुलेट करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसमें कुछ डेटा दिया हुआ है। इतना खास तो नहीं है ये पर कैपिटा इनकम ये दी हुई है, जैसे कि टोटल ये जो इंडिया की कॉस्ट, ये अगर कांस्टेंट प्राइस में 74,000 हो गई करीब, और लेटेस्ट डेटा में करंट के हिसाब से 95,000 से ज़्यादा हो गई है। ये कुछ दिया हुआ है कि ये फूड प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता है। तो 1950 में होता था हमारा प्रोडक्शन टोटल, मतलब फूड का प्रोडक्शन, जो क्रॉप्स जितनी भी है, राइस वीट सब मिला के, जो फूड ग्रेन्स की क्रॉप है वो 50 मिलियन टन होता था। और आज की डेट में देखिए, लेटेस्ट जो डेटा 252.68 हुआ है। ये वैसे हाईएस्ट हुआ था 2013-14 में, लेकिन फिर उसके बाद 2 साल लगातार ड्रॉट आ गए, सूखे आ गए, तो इसीलिए ये प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन फिर भी 252.68 ये मिलियन टन है टोटल प्रोडक्शन। ये और भी, ये कोल का भी इसमें दिया हुआ है डेटा, खैर वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्रूड ऑयल का भी थोड़ा प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सब दिया हुआ है। ये ओवरऑल एक्चुअली कुछ डेटा दिया हुआ है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का। ये वही है। इसमें देखिए, यहाँ से एग्रीकल्चर चालू है। ये एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री और फिशिंग का अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू इसकी इतनी दी हुई है, ये 15 लाख के करीब है। ये इंडस्ट्री की है 30 लाख, और सबसे ज़्यादा तो सर्विसेज की होगी 51 लाख। तो टोटल जो जीवी एट बेसिक प्राइस निकालते हैं जीडीपी निकालने से पहले, ये उसका है। तो सर्विस सेक्टर का 50% से ज़्यादा है, और फिर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री का, और फिर एग्रीकल्चर का है। इतना इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वाइज आप याद रखिएगा। ये अभी तो जो जीडीपी निकालते हैं 2011-12 उसका बेस ईयर लेते हैं, और उसमें जो जीडीपी में हमारी सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है, अगर आप ओवरऑल वैल्यू वाइज देखेंगे तो 52.5% है लेटेस्ट अभी। और फिर सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री 31.4%, और थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर वैल्यू वाइज 16.1% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इंडिया की जीडीपी में। ये वही कुछ ये ग्राफ आप बना रखे हैं। ये ग्रोथ है कि कितना ग्रोथ हुआ है। 2012-13 में ग्रोथ हुआ था 1.2% का, एग्रीकल्चर में 13-14 में 3.7% का है, और ये 14-15 में ये एक्चुअली माइनस में हो गया, यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं है ये। और ये लास्ट ईयर भी जो अभी आया न्यूज़ का डेटा 1% के करीब है वो भी। ये भी वैल्यू दी हुई है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बस आप याद रखना कि सबसे ज़्यादा सर्विस का है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री का है, और फिर उसके बाद है ये एग्रीकल्चर का। ये है दूसरा चैप्टर, इसका आउटलेज, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल फॉर्मेशन है इसमें।
ये इसमें कितना कितना एग्रीकल्चर पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और ये सब होता है एक्सपेंडिचर, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर ये कितना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कुछ प्लान वाइज दिया है कि टोटल कितना ये एक्चुअल ये एक्सपेंडिचर हुआ एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो गई, डेयरिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, ये डेयरिंग हो गई, हॉर्टिकल्चर, ये सब आता है इसमें, लाइव स्टॉक रियरिंग, ये सब। ये थोड़ा सा पीडीएफ ऐसे बनाई कि ये बार बार रोटेट करनी पड़ रही है इसमें। इसमें देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो प्रोडक्शन वाइज जो डेटा हमेशा पूछा जाता है वो हम देखेंगे ठीक से, बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐसे ही है। जिसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम देने हो, उसमें भी ये जो एग्जैक्ट ये सब नहीं पूछते हैं, डेटा पता होना चाहिए। लेबर फोर्स के बारे में ये चैप्टर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें दिया हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन ये 1951 में थी करीब 36 करोड़, और उसमें से रूरल थी 82.7 करोड़। तब हमारी अर्बन पॉपुलेशन थी 18%, 17.3% के आसपास। आज हमारी पॉपुलेशन हो गई 121 करोड़, और ये इसमें से रूरल हो गई 68.9, अर्बन हो गई इस समय कितना, 31.1। तो इससे एक और ये डेटा आप निकाल सकते हैं कि इस समय अर्बन पॉपुलेशन कितना परसेंट है, 31.1, और रूरल कितनी है, 68.9। फिर उसमें कल्टीवेटर कितने हैं ये दिया हुआ है, फिर एग्रीकल्चर लेबर्स कितने हैं, तो ये टोटल इसमें से देख लीजिए आप कि जब 1951 में करीबन 70% जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चर से ये लेबर्स हैं। ये आज भी हमारी देखिए करीब 54.6% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसीलिए इंडिया में इतना फोकस करते हैं एग्रीकल्चर पे, इसीलिए बोलते हैं कि कई सारे मतलब 50% से ज़्यादा जो आज भी इंडिया की जनता है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो डेटा यहीं पे दिया हुआ है, वही डेटा है इसमें। बाकी फिर ये इतना कोई ये पावर्टी लाइन दी हुई है कि तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के हिसाब से कहाँ पे कितनी पावर्टी है उस हिसाब से ये इंडिया में अगर आप देखेंगे टोटल जो इस समय ये पावर्टी मानी जाती है ऑफिशियल 21.92, ये तेंदुलकर जो मेथोडोलॉजी है इसके हिसाब से। ये ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्रीकल्चर से लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हैं, और इसके बाद प्रोडक्शन वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखते हैं इसमें। ये देखिए टोटल अगर इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है ये 328 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से कुछ अनरिपोर्टेड है, कुछ पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, कुछ चाइना ने कर रखा है, कुछ का सर्वे नहीं हो पाया। तो ये करीबन जो रिपोर्टेड एरिया है लैंड यूटिलाइजेशन का वो है करीब 3.304 मिलियन हेक्टेयर। उसमें से फॉरेस्ट है 70, तो परसेंटेज वाइज करीबन 21% है फॉरेस्ट। और अगर टोटल आप इंडियन फॉरेस्ट जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2015 के हिसाब से, जितना भी इंडिया में ट्री और फॉरेस्ट कवर है वो 24% है समथिंग। फिर ये जो गवर्नमेंट ये लैंड करती है 9 तरीके से, गवर्नमेंट डिवाइड करती है लैंड यूजेस कि फॉरेस्ट हो गया, फिर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन हो गया, एरिया अंडर एग्रीकल्चर यूजेस, फिर बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, और भी कई सारे ये लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए टोटल जो ये नेट सोन एरिया है इंडिया में वो है 140 करीब। तो 305 में से 140 जो एरिया है वो इंडिया का नेट सोन एरिया है। एक मैं फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ, इसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो नेट सोन एरिया है वो यूएसए के पास है, याद रखिएगा आप, और सेकंड नंबर पे इंडिया है। तो ये याद रखिएगा, ये एक जीके का फैक्ट है, ये पूछ सकते हैं किसी भी ऑप्शन देके ऐसे। इंडिया का जो नेट सोन एरिया है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। ये टोटल क्रॉप्ड एरिया यानी कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एक नेट सोन एरिया होता है, एक ग्रॉस सोन एरिया होता है। नेट सोन एरिया मतलब जितने में भी ये एग्रीकल्चर हो सकती है, क्रॉप फार्मिंग हो सकती है, और ग्रॉस मतलब उसी में अगर एक से ज़्यादा बार आपने कर दिया कि मल्टीपल कर दी, 2-3 क्रॉप ले ली एक साल में, तो उसको क्रॉप सोन करते हैं। तो मतलब इंडिया में काफ़ी कम है वो ग्रॉस सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, वो 194.4 है।
इसीलिए इंडिया का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वर्ल्ड में फूड ग्रेन में वो ज़्यादा नहीं है, जबकि इंडिया के पास सेकंड नंबर का हाईएस्ट है ये नेट सोन एरिया है। चाइना के पास हमसे काफ़ी कम है, अब फिर भी उसका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है फूड में वो सबसे ज़्यादा है चाइना का। फिर ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है एक, ये इसमें कॉन्सेप्ट होता है, टर्म होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। देखिए लिखा हुआ है इसमें, एक ग्रॉस सोन एरिया और डिवाइडेड बाई ये नेट सोन एरिया होती है, वो करीब है 138 के करीब हमारी। नेट इरिगेटेड एरिया है ये 66.1। तो ओवरऑल ये एक और फैक्ट है कि इंडिया में जितना भी नेट सोन एरिया है, जैसे कि 140 है, ये 140 मिलियन हेक्टेयर है, और उसमें से करीबन 40% केवल एरिया, 43% आप समझ लीजिए, 43, सॉरी 43% इसमें से एरिया जो इंडिया में है वो सिर्फ इरिगेटेड है, और जो बाकी है करीबन 57% या 55-6% के करीब वो रेनफेड है, मतलब वो टोटली डिपेंडेंट है मानसून पे, साउथ वेस्ट मानसून पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। नेट इरिगेटेड एरिया है 66.1 मिलियन हेक्टेयर, नेट सोन एरिया कितना है 140 मिलियन हेक्टेयर, और इंडिया में जो टोटल एरिया है नेट सोन उसका कोई 43-4% के करीब है सिर्फ इरिगेशन, मतलब इतने एरिया में ही सिर्फ इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, मतलब टैंक इरिगेशन है या कैनल इरिगेशन है या फिर ट्यूबवेल इरिगेशन है या फिर और भी कोई इरिगेशन है। ये इंपॉर्टेंट है बस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पाई चार्ट है यहाँ पे। एग्रीकल्चर लैंड यूज इन एरिया इंडिया है ये, इसमें देखते हैं। देखिए 1950, 1950 और 51 में नेट सोन एरिया था अभी 42%, अभी भी 43%। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल एरिया में से नेट सोन एरिया 43% है, और इंडिया का ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट है, यूएसए नंबर 1 पे है। फॉरेस्ट है 21%, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 देखेंगे तो उसमें फॉरेस्ट प्लस जो ट्री कवर है, ये सिर्फ फॉरेस्ट अगर देखेंगे तो 21.2% समथिंग, और ट्री कवर है करीब 2.8%, तो 24% के करीब है। और फिर सेकंड नंबर पे नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन वाला है, फिर फेलो लैंड है कि जिसको छोड़ देते हैं, उसमें कोई एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, तो ये है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ग्रॉस ओन एरिया है 194, मतलब एक से ज़्यादा बार अगर उसको एक ही जो नेट सोन एरिया है उसको एक से ज़्यादा बार अगर वहाँ से क्रॉप ले लिया है। ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज राइस का ही होगा, सेकंड नंबर पे फिर ये वीट का होगा, तो याद रखिएगा। फाइबर देखिए, ये इसमें इस डेटा में से आप कुछ अपने मतलब की चीज़ निकाल ली कि फाइबर क्या क्या होता है। इंडिगो फाइबर मतलब की कैटेगरी में क्या क्या आता है, इंडिगो, ओपियम यानी अफीम और टोबैको, और ये ऑयल सीड में, नहीं सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, ये फाइबर में आता है कॉटन और जूट और ये अदर फाइबर्स। और ऑयल सीड में क्या क्या आएगा, ग्राउंड नट आएगा, कैस्टर सीड आएगा, सीसमम आएगा, रेप सीड एंड मस्टर्ड आएगा, फिर लिनसीड, कोकोनट और अदर ऑयल सीड आएगा। तो ऑयल सीड में ये सब आती है वैरायटी, बस बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ फाइबर में ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि टोटल शेयर ऑफ एरिया अंडर मेजर क्रॉप्स, वो मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा राइस, देखिए सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन भी राइस का होता है, सबसे ज़्यादा एरिया भी राइस को ही दिया हुआ है, और तो वही है। सेकंड नंबर पे फिर वीट है, और थर्ड नंबर पे फिर कोर सीरियल्स हैं, थर्ड नंबर पे फिर ये ऑयल सीड है, फिर फोर्थ नंबर पे कोर सीरियल है। ये चेंजेस दिया हुआ है कितना कितना, देखिए ये 2000, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पाई चार्ट है। हाँ इसमें ये जो पाई चार्ट है, इसमें देखिए इंडिया में जितना भी एरिया है उसमें से जो राइस को का है, लगभग 22% एरिया में राइस का ये सोइंग होती है, फिर फार्मिंग होती है,
उसके बाद है सेकंड नंबर पे व्हीट, थर्ड नंबर पे ऑयल सीड है, फोर्थ नंबर पे कोर सीरियल्स और पल्सेस है, फिर ये कॉटन है 7%। शुगर केन का 2% एरिया है। शुगर केन की इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड काफी अच्छी है। ये इसमें दिया हुआ है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं, अगर उसमें से आप देखेंगे कि जो मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल किसको बोलते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम होता है लैंड। स्मॉल किसको बोलते हैं, इसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है। सेमी मीडियम मतलब 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम मतलब 4 से 10 हेक्टेयर, और लार्ज मतलब 10 से ज़्यादा हेक्टेयर। तो ये लैंड होल्डिंग दी हुई है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। इंडिया में जितनी भी लैंड होल्डिंग है, सबसे ज़्यादा जो है वो मार्जिनल फार्मर के पास है। देखिए ये लिखा हुआ है 67.1%। और मार्जिनल किसको बोलते हैं, लेस देन 1 हेक्टेयर जिसके पास होता है। स्मॉल 1 से 2, सेमी मीडियम 2 से 4, मीडियम 4 से 10, और लार्ज 10 से ज़्यादा। तो इंडिया में ज़्यादातर जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो मार्जिनल के पास है 67.1। फिर स्मॉल और मतलब स्मॉल और नॉन मार्जिनल फार्मर के पास है करीबन 85% के करीब। और केवल बहुत ही कम लोगों के पास हैं ये लार्ज और मीडियम। तो इसीलिए इंडिया में इतना ज़्यादा लैंड फ्रेगमेंटेशन है, इसीलिए इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। बस इससे इतना ही हमको देखना है। आगे चलते हैं इसमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरिया और प्रोडक्शन और यील्ड ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप्स। सेकंड पार्ट में देखते हैं। 1 मिनट कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए एग्रीकल्चर और क्रॉप से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है कि किसका प्रोडक्शन किस स्टेट में ज़्यादा है, राइस किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, शुगर केन का कौन सा है, ये सब काफ़ी कंफ्यूजन रहता है और हर जगह जगह डेटा अलग अलग दिया होता है। तो मैंने कई सारी साइट देखी, किस कई जगह डेटा अपडेटेड नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, किसी बुक में स्टैंडर्ड बुक में कुछ दिया हुआ है। तो देखिए डेटा और स्टैटिक्स के लिए सबसे जो जेन्यून और ऑथेंटिक साइट है या फिर जो सोर्स है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। उसकी एक रिपोर्ट आती है एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स, ये 2015 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। और ये 2016 के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब लेटेस्ट है ये। जितना भी है जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से जो प्रेजेंट है वो लेटेस्ट डेटा यही है। तो हमने पहले पार्ट में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, ये सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोडक्शन वाइज कुछ डेटा दिया हुआ है कि एग्री का एरिया प्रोडक्शन और यील्ड ऑफ जो प्रिंसिपल क्रॉप्स। यील्ड का मतलब होता है, देखिए इंडिया में यील्ड को वेट बाई एरिया में कैलकुलेट करते हैं। तो जितना मतलब प्रोडक्शन हुआ एक जगह का और डिवाइड बाई एरिया। वैसे तो ये एग्रीकल्चर ये एफिशिएंसी होती है, लेकिन इंडिया में क्योंकि आउटपुट और इनपुट को मोनेटाइज नहीं करते हैं, इसलिए इंडिया में इसको यील्ड को जो मेजर करते हैं वेट बाई एरिया, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए ये एकदम लेटेस्ट डेटा है। ये कई सारी मतलब इससे लेटेस्ट आपको कोई भी ये जो इसमें डेटा दिया हुआ है इसी को माना जाएगा ऑथेंटिक। ये क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पूरी रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिक्स है एग्रीकल्चर की। तो कई लोग को जैसे कंफ्यूजन था कि मध्य प्रदेश को प्राइज मिला है, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्शन वाला एरिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आप प्रोडक्शन वाइज देखेंगे तो पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टोटल फ्रूट ग्रेन का होता है यूपी में। ये देखो दिया हुआ है। टोटल अगर आप देखेंगे इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसमें से 16.43% होता है यूपी में। 2014-15 का लेटेस्ट डेटा है ये। नहीं सॉरी, ये एरिया है, मतलब टोटल एरिया जो पूरे इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा है यूपी में। और फिर तो ये देखिए ये एरिया दिया हुआ है, ये है प्रोडक्शन और ये है यील्ड। तो टोटल एरिया में भी यूपी सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्शन में भी यूपी सबसे ज़्यादा है 16.81। तो इंडिया में फूड ग्रेन्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। पंजाब से बहुत ज़्यादा ऊपर है, देखिए सेकंड नंबर पे पंजाब है, लेकिन फर्स्ट है यूपी, उसमें 16.81% है जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है। 260 मिलियन टन करीब होता है, मिलियन टन में होता है। तो उसमें से 16.8% होता है यूपी में
सेकंड नंबर पे आता है पंजाब और थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश। और फिर बाकी फोर्थ नंबर पे राजस्थान है। और अगर आप एरिया देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया भी यूपी में ही है, और सेकंड नंबर पे है, एरिया वाइज है सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश। राजस्थान है थर्ड नंबर पे। यील्ड अगर आप देखेंगे तो यील्ड ये सबसे ज़्यादा यूपी की नहीं है। यील्ड सबसे ज़्यादा, यील्ड का मतलब मैंने बताया था कि किलोग्राम पर हेक्टेयर यानी कि वेट पर एरिया। तो यील्ड जो मतलब यूपी की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। यील्ड सबसे ज़्यादा पंजाब की है। मतलब काफ़ी इफ़िशियंट है पंजाब का एग्रीकल्चर। वहाँ पे वैसे भी जो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और वीट वीट काफ़ी वो लोग उगाते हैं, वीट राइस। और ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है पंजाब को ही मिला है। वहाँ की जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, मतलब जो भी मशीनरी होती है, इक्विपमेंट्स लगते हैं, पंजाब के फार्मर्स काफ़ी, उनके पास पैसे भी हैं और काफ़ी वो मॉडर्न भी हैं। तो काफ़ी मॉडर्न वे में वो मतलब कोई भी किसी भी टाइप की क्रॉप को, कॉटन वॉटन सबको उगा लेते हैं वहाँ पे। जबकि पंजाब कोई ऐसा, वहाँ पे बारिश भी नहीं होती ज़्यादा। तो पंजाब की एग्रीकल्चर ईल्ड सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे हरियाणा है, इसमें यूपी नहीं है। तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूपी में प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा एरिया है, लेकिन यूपी की यील्ड यानी कि प्रोडक्टिविटी कम है। सबसे ज़्यादा यील्ड यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिसको कि किलोग्राम पर हेक्टेयर या फिर वेट पर एरिया से मेज़र करते हैं, वो है पंजाब की, और सेकंड नंबर पे हरियाणा की है। इसमें से आप इतना याद रखिए, काफ़ी है इतना सब। ये देखिए एक इरिगेशन का भी इसमें दिया हुआ है कि एरिया अंडर इरिगेशन, ये 2012-13 का फैक्ट है, इससे ज़्यादा लेटेस्ट अभी नहीं आया है। उसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो जैसे यूपी में लैंड है उसका 77.5% इरीगेटेड है। सबसे ज़्यादा देखिए पंजाब में इरिगेशन की फैसिलिटी भी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे यील्ड सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे हरियाणा है। बस इतना याद रखिए, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया में देखिए टोटल जो एरिया है इतना दिया हुआ है, फिर ये टोटल ये प्रोडक्शन ये कितना है कि 252 हुआ था लेटेस्ट 2014-15 में। तो अभी तक का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ है 2013-14 में हुआ है, और 265 के करीब हुआ है, 265 मिलियन टन। उसके बाद फिर लगातार ये इल नीनो की वजह से, ये एल नीनो की वजह से ये ड्रॉट आउट हो गया है। बारिश कम हो रही थी, साउथ वेस्ट मानसून पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, तो इसलिए प्रोडक्शन भी कम हुआ है। क्योंकि इंडिया में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो इरिगेशन है वो सिर्फ, टोटल अगर इंडिया में नेट सोन एरिया है 140 मिलियन हेक्टेयर के करीब, उसमें से इरिगेशन सिर्फ 43% एरिया में है इरिगेशन फैसिलिटीज़, और बाकी जो 57% के करीब है वो है रेनफीड एरिया, यानी कि वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है मानसून पे। तो कम्प्लीटली डिपेंड होता है मानसून पे, यानी कि मानसून में एल निनो की वजह से मानसून डेफिशिएंट हो गया है, डॉट आ गया है, तो इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। सीधा सीधा रिलेशन ये है। ओवरऑल इंडिया की जो यील्ड है वो है 2070 किलोग्राम पर हेक्टेयर में, ये कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने देखा था। ये है इसमें पूरा। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में जो फूड ग्रेन्स है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, वो होता है राइस का। देखिए लिखा हुआ है 2014-15 में 252 अगर इसमें हुआ है टोटल, उसमें से राइस का हुआ है 104। फिर ये सेकंड नंबर पे आता है वीट, 89 या 90 के करीब होता है। फिर थर्ड नंबर पे कोर सीरियल्स हैं, तो और फिर ये मेज़ है, मक्का। पल्सेस का प्रोडक्शन है 17 मिलियन टन, इसीलिए पल्सेस हमको काफ़ी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, काफ़ी प्राइस वाइज बढ़ जाते हैं, होर्डिंग होर्डिंग हो जाती है। पल्सेस में क्या क्या आती है, ग्राम आती है, तूर आती है, लेंटिल आती है। फिर ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंडिया में 26.67% है, सॉरी 26.67 मिलियन टन है, ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है। अब ये याद रखिएगा, देखिए इसमें और क्या क्या हम फैक्ट निकाल सकते हैं एग्जाम के लिए, कि फूड ग्रेन में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। फूड ग्रेन में क्या होगा, राइस, खाने वाली चीज़ें, राइस, वीट गेहूँ, मेज़ यानी मक्का, कोर सीरियल्स यानी ज्वार बाजरा रागी ये सब। फिर फूड ग्रेन में पल्सेस भी होंगी, और पल्सेस में क्या क्या होगा, ग्राम, तुर, लेंटिल, ऑयल सीड। फिर ये ऑयल सीड है, ऑयल सीड भी होंगे फूड ग्रेन में। ऑयल सीड में क्या क्या होता है, अब ऑयल सीड में ग्राउंडनट होता है ऑयल सीड में, और फिर ये रेप सीड होता है, फिर सोयाबीन, सनफ्लावर। फिर कॉटन, ये नॉन फूड क्रॉप है,
जूट एंड मेस्टा ये भी नॉन फूड क्रॉप है। शुगर केन का ये प्रोडक्शन 359.33। देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर होता है तो शुगर केन का होता है ओवरऑल, अगर आप क्वांटिटी वाइज करेंगे। ये 359 है ये करीबन मिलियन टन, और फूड ग्रेन का है सिर्फ 252। और हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स हम आगे देखेंगे, उसका भी प्रोडक्शन फूड ग्रेन से ज़्यादा होता है। इसमें हमारे लिए इतना फैक्ट काफ़ी है। ये देखिए वही चीज़ फिर से लिखी हुई है कि सबसे ज़्यादा क्रॉप्स अगर किसी का प्रोडक्शन होता है तो राइस का होता है। सबसे ज़्यादा राइस, फिर वीट सेकंड नंबर पे, फिर कोर सीरियल्स। पल्सेस का 17 है, हमारी रिक्वायरमेंट है करीबन 22 के करीब। 4-5 मिलियन टन हमको इंपोर्ट करना पड़ता है इसीलिए। फूड ग्रेन्स का जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है 252, इस बार भी जो 2015-16 का डेटा आएगा उसमें भी 255 से ऊपर नहीं जाएगा, जो न्यूज़ में बता रहे हैं। कई सारी न्यूज़ मैंने देखी है उसमें। ऑयल सीड भी हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी कंट्रीज से। शुगर केन का प्रोडक्शन देखिए फूड ग्रेन से काफ़ी ज़्यादा है। फिर कॉटन है और जूट एंड मिचता है। कॉटन में एक्चुअली एक और चीज़ याद रखिएगा, जो कॉटन को में जो मतलब कॉटन में जो इसकी जो मीजरेबल क्वांटिटी होती है वो बेल्स होती है। तो 170 यानी कि 170 केजी के ईच ये बेल्स होते हैं, उस हिसाब से इसको मेजर करते हैं इसका वेट। और जूट में इसको बेल्स को ये 180 के होते हैं। तो कॉटन में जो बेल्स होते हैं 170 के होते हैं और जूट में 180 के होते हैं, बस ये याद रखिएगा। ये फिर वही दिया हुआ है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अब इसमें ये डेटा इसमें लेटेस्ट है और यही यही सत्य है, बस ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कोई सत्य नहीं है, यही सच है दुनिया का। तो राइस में अगर आप देखेंगे, राइस में यानी कि चावल में या फिर पैडी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, यूपी में नहीं होता है। इस मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा, गलत फहमी में मत रहिएगा। सबसे ज़्यादा गेहूं का जो प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में होता है, सेकंड नंबर पे यूपी में होता है और थर्ड नंबर पे होता है आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा टोटल अगर प्रोडक्शन है 104.8 मिलियन टन। और फिर अगर वीट यानी कि गेहूं, राइस यानी कि चावल, चावल का सॉरी मैं शायद राइस में गेहूं भूल गया था। राइस यानी कि पैडी यानी कि चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। वीट यानी गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी में, और सेकंड नंबर पे पंजाब, और थर्ड नंबर पे एमपी है। तो पंजाब मतलब ना राइस में नंबर वन पे है और ना वीट में नंबर वन पे है। कुछ लोग को ये गलतफहमी होगी, वो अब दूर कर लें। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से राइस में नंबर वन है वेस्ट बंगाल और वीट में नंबर वन है उत्तर प्रदेश। फिर मेज में नंबर वन है आंध्र प्रदेश, फिर सेकंड नंबर पे कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। टोटल कोर्स सीरियल में अगर आप देखेंगे यानी कि ज्वार बाजरा रागी में कर्नाटक है सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पे राजस्थान है, फिर ये महाराष्ट्र है। पल्सेस में यानी कि दालों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एमपी में। एमपी हाईएस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का और सोयाबीन का भी। तो पल्सेस का ये प्रोडक्शन होता है इसमें। पूरे इंडिया की 27% यहाँ पे जो पल्सेस हैं यहाँ पे एमपी में होती हैं। फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। टोटल फूड ग्रेन में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल फूड ग्रेन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। यही सत्य है, बस यही सच है, आप याद रखिएगा, और कुछ कोई डेटा मत देखिए अब। टोटल फूड ग्रेन में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसमें है, किस स्टेट में, यूपी में। सेकंड नंबर पे पंजाब है। सबसे ज़्यादा यील्ड मैंने बताया था यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पंजाब की ज़रूर है, सेकंड नंबर पे हरियाणा की है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, सेकंड नंबर पंजाब और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश में। ये ऑयल सीड में देखिए क्या क्या आता है, अब इसमें एकदम क्लियर पता चल जाएगा। ऑयल सीड में जितना भी प्रोडक्शन होता है इंडिया में उसमें से सबसे ज़्यादा होता है ग्राउंड नट से, और ग्राउंड नट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गुजरात में, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। और तो फिर मतलब ये फिर रेप सीड का अगर आप देखेंगे तो रेप सीड और मस्टर्ड में नंबर वन पे राजस्थान, और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा है। फिर सोयाबीन में मैंने बताया था, सोयाबीन से भी ऑयल निकालते हैं। तो सोयाबीन में हाईएस्ट सोयाबीन का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। सनफ्लावर से भी हम ऑयल लेते हैं तो उसमें कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। टोटल ऑयल सीड में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है गुजरात में। गुजरात में बता दूं और आपको, गुजरात कॉटन में नंबर वन है,
और ग्राउंडनट में नंबर 1 है, और टोटल ऑयल सीड में भी नंबर 1 है, और टोबैको में भी ये नंबर 1 है। तो गुजरात का याद रखिएगा, गुजरात काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेट है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट आप याद रखिए तो आपको एग्रीकल्चर फैक्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। गुजरात कॉटन में नंबर 1 है, और टोबैको में नंबर 1 है, और ग्राउंडनट में नंबर 1 है, और टोटल ऑयल सीड में भी नंबर 1 है गुजरात। यूपी किस में नंबर 1 है? यूपी है राइस में नंबर 1, और टोटल प्रोडक्शन में है। और वेस्ट बंगाल वीट में है। अभी हमने देखा था ये वेस्ट बंगाल, सॉरी ये राइस में है वेस्ट बंगाल, वीट में है उत्तर प्रदेश। तो यूपी फिर से थोड़ा देख लेते हैं। यूपी सबसे ज्यादा है राइस में, नहीं यूपी सबसे ज्यादा है वीट में। यूपी सबसे ज्यादा वीट में है नंबर 1, और टोटल प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 है। और वेस्ट बंगाल राइस में सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा इसमें। और गुजरात किस में कॉटन में नंबर 1 है, टोबैको में नंबर 1 है, ग्राउंडनट में नंबर 1 है, टोटल ऑयल सीड में नंबर 1 है। टोटल ऑयल सीड में नंबर 2 है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान है थर्ड नंबर पे। अदर क्रॉप्स में शुगर केन अगर आप देखेंगे, शुगर केन का प्रोडक्शन फूड ग्रेन से भी ज़्यादा होता है पूरे इंडिया में। शुगर केन में भी जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की इसीलिए काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है कि वहाँ पे पानी है नहीं, फिर भी शुगर केन जैसे ट्रॉपिकल क्रॉप है इसको उगाते हैं। थर्ड नंबर पे कर्नाटका। कॉटन में देखिए मैंने बताया अभी, नंबर 1 पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। जूट में सबसे नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल किस में नंबर 1 हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया राइस में नंबर 1, और वेस्ट बंगाल राइस में नंबर 1 हो गया। नंबर 1 प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, नंबर 1 प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉर राइस इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल, और फॉर जूट एंड मेस्टा इज ऑल्सो वेस्ट बंगाल। और जूट एंड मेस्टा 180 किलोग्राम के बेल्स होते हैं, और कॉटन के 170 के। सेकंड नंबर पे जूट में है बिहार, थर्ड नंबर पे असम है। असम सबसे ज़्यादा टी का प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में। टी का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है असम। इसको एक बार और देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे रिपोर्ट की यही ये दो पेजेस हैं इसके। फूड ग्रेन का देखिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब फूड ग्रेन में जो उसके सब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे पहले राइस है। राइस यानी कि पैडी यानी कि चावल। चावल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे यूपी है। वीट यानी कि गेहूं में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूपी, सेकंड नंबर पे पंजाब है, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। मेज में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका। टोटल कोर सीरियल यानी कि ये ज्वार बाजरा और रागी, उसमें कर्नाटका है। सेकंड नंबर पे है राजस्थान। टोटल पल्सेस में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। टोटल फूड ग्रेन में यूपी बताया था मैंने आपको, फिर सेकंड नंबर पे पंजाब, फिर थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश। ऑयल सीड में जैसे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसन होता है ग्राउंड नट, और ग्राउंड नट यानी कि ये जो मूंगफली, उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गुजरात। और गुजरात और किसका प्रोड्यूसर है? कॉटन का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, टोबैको का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर गुजरात है। तो ये तीन हैं, कॉटन, टोबैको और ग्राउंड नट। इन तीनों में सबसे बड़ा गुजरात है, और फिर ग्राउंड नट में सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। रेप सीड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। सोयाबीन में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किसका किसका प्रोड्यूसर है? सबसे बड़ा सोयाबीन का है टोटल, और ये पल्सेस का है। और गुजरात टोटल ऑयल सीड का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और सनफ्लावर में कर्नाटका है। तो शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे कर्नाटका है। कॉटन का अभी मैंने बताया गुजरात है हाईएस्ट, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। जूट में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर असम। ये कुछ ये दिया हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ग्राउंडनट का टोटल दिया हुआ है कि ग्राउंडनट की मतलब ऑयल सीड में क्या क्या आता है। ऑयल सीड में आप ये देख लीजिए, सबसे जो ज़्यादा होता है प्रोडक्शन, वो होता है ग्राउंडनट, अभी मैंने बताया आपको। सेकंड नंबर पर रेप सीड, जहाँ पे राजस्थान हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। थर्ड नंबर पे सोयाबीन है।
यहाँ का एमपी प्रोड्यूसर है। सॉरी, ये सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है ऑयल सीड्स में। उसके बाद होता है ग्राउंडनट का, सेकंड नंबर पे है ग्राउंडनट। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में तेल निकलता है ये सोयाबीन से निकलता है, और फिर सेकंड नंबर पे ऑयल सीड्स एक्चुअली सबसे ज़्यादा सोयाबीन के हैं। लेकिन जो ऑयल होता है वो सबसे ज़्यादा, ये देखिए इधर लिखा हुआ है, ये ऑयल सीड है और ये ऑयल है। सबसे ज़्यादा ऑयल सीड जो जिसका प्रोडक्शन होता है वो सोयाबीन है, और सबसे ज़्यादा जो ऑयल निकलता है वो है ग्राउंडनट, सो मैं सही बोल रहा था। और सबसे ज़्यादा ये रेपसीड का है। कंफ्यूजन हो गया काफ़ी इसमें, जो मैंने और कहीं पढ़ा था उसमें उस हिसाब से है ये। लेकिन आप यही मानिएगा, इतना देखिए कोई अंदर घुस के नहीं पूछेगा, आप इसमें देख लीजिए एक बार। ये याद रखिएगा ऑयल सीड में क्या क्या आता है: ग्राउंडनट, रेप सीड, फिर सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमम, फिर नाइजर सीड, सेफ्लावर, कैस्टर, फिर लिनसीड। ऑयल सीड्स में और क्या क्या आ सकते हैं: कोकोनट, और ये फिर कॉटन सीड, राइस ब्रान। तो कॉटन से ऑयल भी निकाला जा सकता है, कॉटन के सीड से, ये याद रखिएगा। ये इसमें दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। ये ऑल इंडिया की यील्ड दी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर आप यील्ड देखेंगे तो है वो वीट की। फूड क्रॉप में सबसे ज़्यादा वीट की है, और सेकंड नंबर पे मीज़ की है, फिर थर्ड नंबर पे है राइस की। पल्सेस की यील्ड काफ़ी कम है इंडिया में। शुगर केन की यील्ड काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड लेवल पे इसको कंपैरिजन कर सकते हैं तो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यील्ड यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी शुगर केन में है इंडिया में। फिर ये ऑल इंडिया क्रॉप वाइज इरिगेटेड एरिया दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो वीट के अंडर में है। इस क्रॉप में सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है वो वीट है, और फिर उसके बाद है बार्ले। मतलब जितना भी वीट जिस जिस एरिया में होता है तो ज़्यादातर एरिया में इरिगेटेड है, और फिर ये बार्ले, फिर ये राइस है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो आने वाले उसमें ये पेज में क्लियर हो चुके हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा अंदर में डिटेल दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन। फ्रूट्स में क्या क्या आते हैं: आलमंड, ये एप्पल, बनाना, बेर, गूसबेरी, ये सब है। फिर और भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो ज़्यादातर साइट्रस फ्रूट्स का जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मेडिटेरेनियन जो ये सी है उसके आसपास के जो कंट्रीज है उसमें होता है। और साइट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं: ये लाइम हो गया, ऑरेंज हो गया, और जिसको मौसमी बोलते हैं। और फिर ये और भी कई सारे फ्रूट्स हैं, दिए हुए हैं नाम इसमें। तो टोटल देखिए फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो है 2014-15 के हिसाब से 82,000 है ये। 86,283 है ये ये प्रोडक्शन है टन्स में। बाकी भी हम देखेंगे, इसको आगे दिया होगा इसमें। हाँ, ये दिया हुआ है, देखिए मिलियन टन में ये दिया हुआ है। तो अगर आप फूड ग्रेन का प्रोडक्शन और ये हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन इसमें कंपेयर करेंगे तो जब 2004-5 में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा था इससे, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन फूड ग्रेन से ज़्यादा हो चुका है। और हॉर्टिकल्चर से भी ज़्यादा अगर ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो वो होता है शुगर केन का, वो करीबन 380 होता है, हमने देखा था 380 मिलियन टन। सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन होता है फिर शुगर केन का, फिर होता है हॉर्टिकल्चर का, और फिर फूड ग्रेन्स आता है। तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर से कम होता है, ये फैक्ट पूछ सकते हैं ये किसी भी ऑप्शन में देके ऐसे। ये ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं है। लाइव स्टॉक की स्टैटिस्टिक्स दी हुई है इसमें कि टोटल इंडिया में जो कैटल है कितनी है, कितने मिलियन है, करीब 190 है। बफेलो है उसमें 108 है। बोवाइन है, ये बोवाइन में मतलब बोवाइन का मतलब होता है बोवाइन में कैटल प्लस बफेलो दोनों इंक्लूड हो जाती हैं।
और फिर ये शिप्स कितनी है, गोट्स कितनी है, इतना तो कोई और कोई नहीं पूछेगा। टोटल लाइव स्टॉक कितना है और पोल्ट्री इतनी है। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है ये। इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, 146.3 मिलियन टन है। फिर ये एग्स ये दिया हुआ है, ये इतने 78.5 बिलियंस, और फिर वुल 48.1। फिश प्रोडक्शन, हाँ अब इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए इस इन टेबलों से हमको अपने मतलब की चीज़ निकालना पता होना चाहिए। इससे देखिए इस टेबल से आपको क्या समझ में आ रहा है। ये फिश प्रोडक्शन इन इंडिया है, इसमें पूरे 1950 से लेके 2014-15 तक का पूरा दिया हुआ है। लेकिन हमको इसमें जो एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट वो ये निकालना है कि फिश प्रोडक्शन इंडिया में दो टाइप से होती है, एक होती है मरीन और एक होती है इनलैंड। मरीन मतलब जो इंडिया में जो कोस्ट है, वो जो दोनों तरफ ओशन है इस इससे, और इनलैंड मतलब जो अंदर लेक्स है, क्रीक्स है, ये जितनी भी प्रोडक्शन है। तो इंडिया में जो टोटल फिश प्रोडक्शन होता है उसमें से इनलैंड प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है मरीन से। ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा इसमें, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। ये पूछा जा सकता है, कोई ऐसे टोटल प्रोडक्शन नहीं पूछेगा। टोटल फिश प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता, किस किस दो मेजर कैटेगरी, मरीन और इनलैंड, और उसमें से इनलैंड में जो फिश प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है मरीन से। बस इसमें आपको इतना याद रखना है, बाकी इनपुट एंड कॉस्ट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा कि कितना ये लग रहा है ऐसे। तो जिसको एग्रीकल्चर एग्जाम देना होता है मैं तो उसको सजेस्ट करूंगा कि वो पढ़ ही ले इसको। देखिए फर्टिलाइजर में इंडिया में तीन टाइप के होते हैं, एनपीके, और इसका आइडियल रेशियो होता है 4:2:1। 4:2:1, यानी कि नाइट्रोजन यानी एन, पी यानी कि पोटास, और ये के यानी कि पोटेशियम। एनपीके का आइडियल रेशियो होता है 4:2:1, लेकिन इंडिया में नाइट्रोजन पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो काफ़ी ये लोग यूरिया यूरिया का ये यूज़ करते हैं। इसीलिए इस समय जो लेटेस्ट जो डेटा देखा था मैंने न्यूज़पेपर में, 7:2 हो गया है, कुछ 7:3:, ये 1.5 ऐसे कुछ करके है। मतलब ये रेशियो गड़बड़ हो गया है, इसीलिए अब सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है। सॉइल हर जगह इनफर्टाइल हो गई है। ज़्यादा अगर हम एनपीके या फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे तो सॉइल हार्डन भी हो जाती है। और एक और मैं आपको फैक्ट बता दूं कि इंडिया में जितना भी जो पोटास का यूज़ होता है, पोटास 100% इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंडिया में जितना मतलब बाकी यूरिया भी इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया पोटास का 0% प्रोडक्शन होता है। टोटल जितना भी इंडिया में यूजेस है पूरा का पूरा पोटास इंपोर्ट करा जाता है। ये देख लेते हैं कुछ अपने मतलब की चीज़ निकले इसमें तो। ये दिया हुआ है कि टोटल कंजम्पशन कितना है, मतलब ओवरऑल ये फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन होता है ऑब्वियसली वेस्ट जोन में, क्योंकि ये वेस्ट जोन में पंजाब हरियाणा आते हैं। वैसे तो नॉर्थ में आने चाहिए ये कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतना नहीं है। अब इतना भी कोई घुस के नहीं पूछेगा यार कि ट्रैक्टर और ट्रेलर कितने हैं इंडिया में। माइक्रो इरिगेशन मतलब होता है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर, ये दो टाइप के जो इरिगेशन होते हैं
इसमें वाटर की इफिशियंसी काफ़ी बढ़ जाती है और वाटर काफ़ी कम वेस्ट होता है इसमें। और ये जहाँ पे कम वाटर होते हैं, जो ड्राई और एरिड रीजन है, वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको ज़्यादातर, मतलब। तो ये दिया हुआ है स्टेट वाइज एरिया कवर्ड अंडर माइक्रो इरिगेशन। तो इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा जो एरिया है माइक्रो इरिगेशन के अंडर में, वो है महाराष्ट्र में दिया हुआ है, इसे देखिए। नहीं, सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में है और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, ऑब्वियसली, क्योंकि राजस्थान एरिड है, काफ़ी डिजर्ट। इसका जितना भी राजस्थान का आधे से ज़्यादा एरिया तो डिजर्ट ही है, 40% करीब डिजर्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन काफ़ी डेवलप की गई है और स्प्रिंकलर भी। फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी बारिश की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। फिर है आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पे। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन ये दोनों माइक्रो इरिगेशन के अंदर आती हैं। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी गुजरात में है और सेकंड नंबर पे पंजाब में है। नहीं, सॉरी, सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी यूपी में ही है, ये कंफ्यूजन हो गया। सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर सेकंड नंबर पे गुजरात में है। यार इतना कोई पूछेगा नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ ये और भी क्रॉप दी हुई, जैसे कि अरहर जो है, अरहर उसका ये महाराष्ट्र है, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये प्रोड्यूसर हैं इसके तीन मेन। और फिर बाजरा के राजस्थान, यूपी, गुजरात है। कॉटन का गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये टॉप, ये ऐसे थ्री जो मेजर प्रोडक्शन है वो दिए हुए हैं इसमें। यील्ड विल्ड दी हुई है इसमें। ओनियन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है महाराष्ट्र में और सेकंड नंबर पे गुजरात। शुगर केन का, ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है और यील्ड दी हुई है, एक्चुअली टोटल प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है ये। कॉस्ट को नहीं पूछेगा यार, प्राइसेस एंड प्रोक्योरमेंट, ये भी कोई इसे नहीं पूछेगा। हाँ, ये देखिए इसमें अपने मतलब की चीज़ ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इसमें दी हुई है लिस्ट कि किस किस क्रॉप के लिए वो डिक्लेयर किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? पैडी के लिए किया जाता है, ज्वार के लिए किया जाता है। टोटल करीबन 45 क्रॉप्स हैं जिसके लिए मिनिमम सपोर्ट यानी कि एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है हर बार। बाजरा के लिए, मेज के लिए रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसमम, नाइजर सीड। फिर रॉबी में कौन कौन सी क्रॉप हैं? वीट जो मेजर क्रॉप है जिसके लिए ये एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। फिर बार्ले, ग्राम, मसूर, रेप सीड, सैफ्लावर, टोरिया और बाकी जूट, शुगर केन। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, मतलब इन्फ्लेशन बेस्ड है ये। ये दिया हुआ है कि कितना जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, जैसे कि टोटल इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 54% जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उसमें ओबीसी सबसे ज़्यादा है और सेकंड नंबर पे है ये एससी, थर्ड नंबर पे एसटी है। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ अगर इनकम देखेंगे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन से आती है और फिर उसके बाद जो
ऑफ सीजन होता है वो लोग वेज लेबर और लेबर और कंस्ट्रक्शन लेबर ये सब बन जाते हैं, तो सेकंड नंबर पे वो है। ये इसमें दिया हुआ है कि इंसिडेंस ऑफ इंडेप्टनेस किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, वो ऑब्वियसली यूपी में ही होगा। बाकी इसमें मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। तो एग्रीकल्चर अगर इंपोर्ट आप देखेंगे 2014-15 में ये इतना टन हुआ है, इतना ये वैल्यू दी हुई है एक्चुअली। टोटल एक्सपोर्ट इतनी वैल्यू है। तो परसेंटेज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू द टोटल नेशनल एक्सपोर्ट, मतलब टोटल इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है वो है 12.66%। और टोटल जो इंडिया में इंपोर्ट होता है उसमें से एग्रीकल्चर का इंपोर्ट है वो 4.22% है। मतलब ओवरऑल हम एग्रीकल्चर में नेट एक्सपोर्टर हैं। ये देखिए, ये जो ये ब्लू कलर का जो ये बार बना हुआ है वो ये जो रेड कलर से ये ज़्यादा है, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं एग्रीकल्चर में। अब इसमें दिया हुआ है इंडियाज इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। तो हम टी भी इंपोर्ट करते हैं, कॉफ़ी भी इंपोर्ट करते हैं, और राइस अदर देन बासमती इंपोर्ट करते हैं। फिर वीट और भी ये पल्सेस का काफ़ी बड़ा इंपोर्ट होता है। तो ये स्पाइसेस, कैश्यू नट्स और भी कई सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड नट, ये ऑयल सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब कुछ है इसमें। अगर आप क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है वो है वेजिटेबल ऑयल, और सेकंड नंबर पे होता है इंपोर्ट फिर ये पल्सेस। और अगर वैल्यू वाइज सबसे ज़्यादा इंपोर्ट देखेंगे तो वो है वो भी ये वेजिटेबल ऑयल है। तो वेजिटेबल ऑयल का हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, और फिर ये सेकंड नंबर पे पल्सेस है। ये पूरा दिया हुआ है, ये इंपोर्ट का है ये, कि टोटल क्वांटिटी कितनी और वैल्यू कितनी है। टोटल जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से 4.22% इंपोर्ट करते हैं, वो 4.22% एग्रीकल्चर के लिए इंपोर्ट करते हैं, और टोटल जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 12.66% हम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब टोटल हमने जितना एक्सपोर्ट किया उसमें से 12.66% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है डेटा है इसमें। ये एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, क्या क्या एक्सपोर्ट है, टी कॉफ़ी सब कुछ है इसमें। बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट नहीं होता है, याद रखिएगा, पिछली टेबल में मैंने देखा था। देखिए इंपोर्ट की वैल्यू जीरो लिखी हुई है, बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है सिर्फ। बासमती राइस का वैसे भी अभी अब तो इंडिया ने जीआई स्टेटस भी दे दिया है उसको। तो इंडिया में जो जितने भी एरियाज हैं नॉर्थ वाले, नॉर्थ वेस्ट में, वो सब बासमती राइस का प्रोडक्शन होता है काफ़ी। ये इसमें दिया हुआ है।
अगर क्वांटिटी वाइज आप देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा एग्रीकल्चर जो है वो ये जी मतलब क्रॉप है वो एक्सपोर्ट होती है, वो है राइस, अदर देन बासमती। और ये उसके बाद ये राइस बासमती भी है। और अगर ये वैल्यू वाइज देखें कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट से वैल्यू किससे मिलती है, तो वो है मीट। मीट भी हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, तो मीट से सबसे ज़्यादा हमको वैल्यू मिलती है। और उससे भी ज़्यादा खैर मिलती है मरीन प्रोडक्ट से। ये दिया हुआ है इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये टोटल जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया उसमें से एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट होता है इंडिया में 12.66%। इंडिया में जितना भी ये जो वर्ल्ड में पूरे इंपोर्ट होता है, इंडिया उसमें से 2.5% इंपोर्ट करता है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। और ये इंपोर्ट का डेटा है। टोटल जितना भी ट्रेड है वो इंडिया में 1.5% है ये टोटल। ये एक नेक्स्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें पूरा हम देखेंगे जितना भी इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट और जितना भी इंपोर्ट होते हैं। एक्जिम एक बैंक होता है, EXIM, उसकी रिपोर्ट होती है। उसमें जितना भी टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के एक्सपोर्ट होते हैं जो और इंपोर्ट होते हैं, और जितनी भी हम टॉप 10 कंट्री से ट्रेड करते हैं वो सब उसमें दिया होगा, वो उसमें देखेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए। इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर, इसमें ये दिया हुआ है देखिए। टोटल इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। टोटल एरिया में देखिए इंडिया की रैंक है 7th, पता ही है सबको। फर्स्ट नंबर पे रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। लैंड एरिया में भी 7 नंबर पे है। और अरेबल एरिया में मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा जो नेट जोन एरिया है वो यूएसए के पास है, और सेकंड नंबर पे इंडिया है। टोटल पॉपुलेशन में भी इंडिया सेकंड नंबर पे है, और इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन में भी इंडिया सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। क्रॉप प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन में इंडिया वीट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है चाइना में ज़्यादातर, मतलब ओवरऑल अगर फूड प्रोडक्शन तो चाइना में ही होता है सेकंड नंबर पे। वीट में सेकंड नंबर पे है इंडिया। राइस में भी सेकंड नंबर पे है इंडिया ओवरऑल प्रोडक्शन में। टोटल पल्सेस में हम फर्स्ट नंबर पे हैं। फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और ऑयल सीड में भी, जैसे ग्राउंड नट में इंडिया सेकंड नंबर पे है, रेप सीड में थर्ड नंबर पे है। कॉफ़ी में इंडिया पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन में 5th नंबर पे है। कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर इंडोनेशिया है, फिर कोलंबिया है। टी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना, और सेकंड नंबर पे इंडिया है। शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, और सेकंड नंबर पे इंडिया है। उन पोटैटो और यूनियन का चाइना है, और सेकंड नंबर पे इंडिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए शुगर केन का इंपॉर्टेंट है। शुगर केन का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है ब्राज़ील, सेकंड नंबर पे इंडिया है। और टी में चाइना है नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे इंडिया है प्रोडक्शन में। कॉफ़ी में ब्राज़ील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, और 5th नंबर पे है इंडिया। जूट में अब इंडिया हो गया, थोड़े दिन पहले बांग्लादेश था। और कॉटन में इंडिया सेकंड है, जबकि कॉटन का ओरिजिन इंडिया में ही हुआ था, और फिर भी इंडिया सेकंड है। कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। टोबैको लीव्स में इंडिया थर्ड है, चाइना फर्स्ट नंबर पे है। लाइव स्टॉक में कैटल में इंडिया ब्राजील है नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे है इंडिया। बफेलो में फर्स्ट है, इंडिया में भैंसें बहुत पाई जाती हैं। और बाकी इसमें इतना नहीं है। देखिए टोटल मिल्क में लिखा हुआ है, टोटल मिल्क में
मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर वन पे है, तो फर्स्ट है इंडिया। एग्स प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड नंबर पे, टोटल मीट में सिक्स नंबर पे। चाइना लार्जेस्ट है, मतलब लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर रशिया, फिर जर्मनी, और सिक्स नंबर पे इंडिया है टोटल मीट के प्रोडक्शन में। ये और कुछ दिया हुआ है, ग्लोबल कंपैरिजन दिया हुआ है एरिया, प्रोडक्शन और यील्ड का। अगर पैडी का देखेंगे तो प्रोडक्शन का एरिया इतना है, और वर्ल्ड का मतलब इतना है, उसमें से इंडिया सेकंड नंबर पे है प्रोडक्शन में। तो राइस में इंडिया सेकंड नंबर पे है, और इंडिया की प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड से कम है, देखिए यील्ड हमारी कम है वर्ल्ड से। चाइना की तो काफ़ी ज़्यादा है, और इंडोनेशिया की भी है, और बांग्लादेश की भी हमसे ज़्यादा है। इवन इवन बांग्लादेश की भी एग्रीकल्चर यील्ड हमसे ज़्यादा है राइस में। वियतनाम की भी है। वीट में भी इंडिया सेकंड नंबर पे है, और उसमें भी इसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि यील्ड कम है वर्ल्ड लेवल से भी। फिर मेज़ में इंडिया फोर्थ नंबर पे है, और इसमें भी इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। शुगर केन में इंडिया सेकंड नंबर पे है। शुगर केन में मैंने बताया था वर्ल्ड के टॉप में से हो सकता है, तो देखिए ब्राज़ील, लेकिन फिर भी हम शुगर केन में वर्ल्ड से कम है। और ब्राज़ील की काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना की भी हमसे ज़्यादा है, और थाईलैंड की भी हमसे ज़्यादा है, और पाकिस्तान की खैर हमसे कम है। पाकिस्तान की तो कम होगी। फिर ये ग्राउंडनट में अगर आप देखेंगे तो चाइना नंबर वन पे है, यानी कि मूंगफली में जो ग्राउंडनट का प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा वो है चाइना, फिर सेकंड नंबर पे इंडिया है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक फैक्ट है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें अगर आपको लगे। लेबर एज डिपेंडेंसी रेशियो दिया हुआ है इसमें कि कितने लोग, जो डिपेंडिंग पॉपुलेशन होती है कि 0 से ये 15 तक की, और फिर 60 से ऊपर, उसमें से सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट है साउथ अफ्रीका में, ब्रिक्स में से सेकंड नंबर पे इंडिया है। ये बाकी और भी जो डेटा दिया हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसे इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से है ये, लेकिन एग्रीकल्चर के हिसाब से नहीं है। आप इसमें इसको देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर इमिशंस, एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जैसे मीथेन काफ़ी निकलता है, पैडी जो होती हैं फील्ड्स उससे मीथेन निकलता है। तो अगर आप देखेंगे CO2 इक्विवेलेंट, अगर ग्रीन हाउस, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं कई सारी होती है, जैसे CO2 होती है, SO2 होती है, और ये SF6 होती है, पर फ्लोरो कार्बन होती है, ओजोन भी होती है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा एमिट करता है वो है एशिया, और सेकंड नंबर पे अमेरिका। सोर्स वाइज अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में, तो सबसे ज़्यादा ये इंट्रिक, ये फर्मेंटेशन ये करता है, और फिर ये मैनुअल लिफ्ट ऑन पैस्चर। बस इसमें इतना ही है। ये टोटल रिपोर्ट में जो भी एग्रीकल्चर और क्रॉप से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो डेटा है लेटेस्ट, वो 2016 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी डेटा दिया हुआ है वो आप इसमें देख लीजिएगा, और यही मेन, मतलब जो लेटेस्ट डेटा है जो ऑथेंटिक है सबसे, वो यही माना जाएगा। ये देखिए इसमें मेजर ग्रुप और इंस्टीट्यूशन के नाम दिए हुए हैं सार्क में, जैसे कि ये 8 कंट्रीज हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है MBBS स्पेन। आसियान में 10 कंट्री हैं, BPL, MIM, CS, TV। याद रखिएगा, ट्रिक में कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। ग्रुप 20 की कंट्रीज हैं ये, 19 कंट्रीज प्लस EU। ग्रुप 8 में से अब रशिया को निकाल दिया गया है, तो इसकी भी ट्रिक बताई थी मैंने, GU, कुजू FCI, GUJU FCI। गुजू आप FCI याद रखिएगा, दो वर्ड। तो G से हो गया जर्मनी, U से UK, J से जापान, U से USA, और F से फ्रांस, और C से कनाडा, और I से इटली। इसमें चाइना नहीं है ग्रुप 7 में।
अभी ग्रुप 8 ग्रुप 7 हो गया, ब्रिक्स में तो सबको पता ही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। यार शेयर वेयर कर दिया करो, बाकी लोग भी देख लें। थैंक्स।